So our next topic is methods used for determination of order of reaction. Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड. इन ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल या डेटा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स में पुट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इन ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ के नेचर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा. सेकंड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. इन दिस मेथड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मींस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इनको डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में पुट करते हैं. हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं. हम इन इक्वेशंस के अंदर R0, RT और T की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, दैट मींस वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. थर्ड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. नाउ ये जो थर्ड मेथड है, ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट. नॉर्मली किसी रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, इन दैट केस ग्राफिकल मेथड हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. वाइल अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इन दैट टाइम हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं. इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. दैट मींस हम लोग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. और ऐसे हम लोग हर बार मेथड को रिपीट करके डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली सभी ऑर्डर को ऐड करके हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है. बट दिस मेथड इज लेंथी. नाउ फोर्थ मेथड इज Ostwald isolation method. Now this fourth method is also similar to third method, that is initial rate method. Initial rate method में हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करते थे और बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखते थे. Ostwald isolation method में भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे. एंड वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, देन वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. सो Ostwald आइसोलेशन मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके, दैट मींस उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके एंड बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में यूज करके हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट. और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सभी रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को ऐड कर देते हैं, और ये मेथड भी काफी लेंथी होता है. एंड आवर फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पुट करेंगे, और जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पुट करके हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. आगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आवर थर्ड मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनिशियल रेट मेथड. नाउ ये मेथड है उन रिएक्शंस के लिए जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, यानी जहां पे ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस पे हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज करके ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट मेंशन कर देता हूं, इफ मोर देन one reactant is involved in a reaction, then graphical method cannot be applied. So for such reactions, initial rate method can be used.
अब इनिशियल रेट मेथड में हमें करना क्या होता है, इस मेथड में हमें किसी भी एक रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है और अदर रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, जिसकी हेल्प से हमें रेट मिलेगा और उसकी बेसिस पे हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओके, क्योंकि अब रिएक्शन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन अभी सभी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी जिस रिएक्टेंट का हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट भी चेंज होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड एंड other reactants remain constant. Now, the rate of reaction is determined and order with respect to that particular reactant is also calculated. That means reaction में अगर मान लो 3 reactants हैं, तो फर्स्ट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया एंड सेकेंड एंड थर्ड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहा, और अब रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया गया और ऑर्डर भी फाइंड आउट किया गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट 1। नाउ ये सेम स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे और हर एक बार हम लोग ऑर्डर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो मैं मेंशन कर देता हूं, द प्रोसीजर इज रिपीटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट अंटिल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट्स आर फुल्ली डिटरमाइंड। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी की बेसिस पे हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इस स्टेप को तब तक रिपीट करना है जब तक सारे रिएक्टेंट्स के बेसिस पे हमें ऑर्डर ना मिल जाए। तो फाइनली टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट। नाउ द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स with respect to each reactant gives order of the complete reaction. Now इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। Now suppose एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें A moles of A plus B moles of B plus C moles of C रिएक्ट कर रहे हैं, that means they all are reactants, और हमें प्रोडक्ट में D moles of D मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नाउ नॉर्मली अगर हम इसका रेट लिखना चाहें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू Q एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C रेज टू R। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c को यूज नहीं किया है रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की पावर की तरह, बिकॉज रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो ये वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नाउ अगर हम लोग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम सभी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नॉट अप्लाई करेंगे। सो फॉर initial rate, that is R naught, it will be equal to K A naught raised to P, B naught raised to Q and C naught raised to R. Now first case में हम लोग सिर्फ एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, that is reactant A, और B और C को कांस्टेंट रखेंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूं, if initial concentration of reactant A is changed and concentration of B and C are kept constant, ठीक है, बाकी दोनों का हमने कांस्टेंट रख दिया, then रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट दैट इज R naught equals to K naught और A naught raised to P। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने K naught यूज किया है, K यूज नहीं किया है, यानी हमने एक नया कांस्टेंट यूज किया है। तो यहाँ पे K naught की वैल्यू क्या होगी, K naught equals to K concentration of B raised to Q and concentration of C raised to R। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि B और C को हमने कांस्टेंट रखा और K भी कांस्टेंट था, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हमने एक नया कांस्टेंट यूज किया जो कि K naught है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A क्या हो जाएगा, इट विल बी P। नाउ सेकेंड केस, इफ concentration of B, that is initial concentration of B is changed and this time
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C आर केप्ट कांस्टेंट। तो सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करना है। नाउ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K नॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नॉट रेज टू Q। अब यहां पे जो हमने K नॉट यूज किया दैट विल बी इक्वल टू K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट रेज टू P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C नॉट रेज टू R, क्योंकि यहां पे हमने A और C के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को कांस्टेंट रखा। तो यहां पे हमें ऑर्डर मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, जो कि हो जाएगा Q। और थर्ड स्टेप, क्योंकि यहां पे टोटल 3 रिएक्टेंट्स थे इसलिए हमें ये स्टेप को 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C नॉट, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज चेंज्ड एंड concentration of A naught and B naught are kept constant, then again initial rate of reaction equals to K naught and concentration of C naught raised to R। तो यहां पे K naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be equal to K concentration of A naught raised to P and concentration of B naught raised to Q, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे हमने A और B के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को कांस्टेंट माना था। सो अगेन यहां पे भी हमारा ऑर्डर जो होगा वो मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C, दैट इज C नॉट, और इसकी वैल्यू होगी R। तो हमें डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेप्स पे हर एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर मिल गया। तो फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। So this method is known as initial rate method, क्योंकि यहां पे हम लोग हर एक रिएक्टेंट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद टोटल ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं।